टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और मैं पॉलिटी के 2 लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसमें पॉलिटी के चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की हूँ, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए गए हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। और पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है सभी एग्जाम के लिए, तो आपको पता ही होगा। खासकर लक्ष्मीकांत को क्या कहते हैं, मतलब ये तो बाइबल है यूपीएससी के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए और हाँ, अपना फीडबैक तो जरूर दिया करिए। आप फीडबैक देना भूल जाते हैं, ठीक है। और जितने भी चीजें पिछले लेक्चर में पढ़ाई गई हैं उसको आप रिवीजन करके आइए और आगे बढ़िए। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेक्चर 1 है। और चैप्टर आपका है 2, सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे तो मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखिए, 1934 में आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा दीजिए और याद कर लीजिए अगर ना याद हो। वैसे भी पिछले लेक्चर में इसके बारे में तो मैंने बात की थी और शायद आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब 1935 में आईएनसी ने पहली बार ऑफिशियल डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। और 1938 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू आईएनएस के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्री ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब हमारे इंडिया के लिए फ्री कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और उसका फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया और उन्होंने कहा, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। उन्होंने कहा बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो उसमें लोगों का सही इलेक्शन जो हो वो जवान लोगों द्वारा हो, मतलब सारे लोग यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो मतलब बच्चे नहीं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने योग्य हो, सबको। तो इसकी बात ये, क्योंकि आपको पता है इसके पहले तो कुछ गिने चुने ही लोग केवल इलेक्शन में भाग लेते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और उसके बाद तो कोई लेता ही नहीं था। इसलिए ये सारी चीजें फ्रेमवर्क तैयार किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद करिएगा, 1934, 1935 का और 1938 में क्या हुआ। तो डिमांड वाज फाइनली, जो उन्होंने डिमांड की थी उसको फाइनली एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। वो कब किया था? अगस्त ऑफ 1940 में। तो ठीक है। उसके बाद 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया आए। उन्होंने एक ड्राफ्ट का प्रपोजल दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। अम, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद अडॉप्टेड किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करें सेकेंड वर्ल्ड वार में। क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, लेकिन क्रिप्स का प्रपोजल कई पार्टियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे आपको पता है मुस्लिम का तो अलग ही डिमांड था कि उनको अलग से पाकिस्तान चाहिए या फिर 2 स्टेट डिवीजन। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा इसको पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जो बाद में आएगा, मतलब अभी तो नहीं बन पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अडॉप्शन पे? तो महात्मा गांधी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहूँ सारे चीज नोट कर लीजिए और याद करिए। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की क्या कंट्रोवर्सी थी? उसने कहा डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट, उसको तो 2 स्टेट में डिवाइडेड करने का और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसमें मेन रोल जिन्ना जी का था, तो आपको पता ही होगा। फाइनली फाइनली एक कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। उसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन एक इंडिया में आया और उन्होंने इस आइडिया को, मतलब कौन सी आइडिया को, सेकेंड स्टेट बनाने की आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। Constitutional Assembly was constituted in November 1946 under scheme formulated by the Cabinet Mission। तो कैबिनेट मिशन के अंडर में
आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 9 नवंबर 1946 को। तो कब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था? 9 नवंबर 1946 को। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 389। इसमें जितने भी असेंबली में स्ट्रेंथ थे लोग थे वो 389 थे। और इसमें से जो था 296 सीट वाज अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जिसमें से 296 सीट जो थी अलॉटेड थी किसको? ब्रिटिश इंडिया को, जो बाद में उन्होंने इसे ऐसे डिवाइड किया अपना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट को थी, और 93 प्रिंसली स्टेट को थी। ओके। Each province and princely state allotted seat in the proportion of their population। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट को सीटें अलॉटेड हुई थी वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल पे हुई थी, बिहाफ ऑफ उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल। तो ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिसाइडेड एमंग द थ्री प्रिंसली communities, Muslim, Sikh, जनरल इन प्रोपोर्शनल टू दियर पॉपुलेशन। तो ब्रिटिश प्रोविंस जो थी वो डिसाइडेड टू मतलब ब्रिटिश प्रोविंस 3 प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड करने की बात करती है। पहला मुस्लिम स्टेट, सिख, और थर्ड है जनरल। जनरल 3 प्रिंसली कम्युनिटीज में डिवाइड करती है, मुस्लिम, सिख और जनरल में। वेरी इंपॉर्टेंट। members elected by own communities, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी मेंबर्स थे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख के हो, चाहे जनरल के हो, सारे के सारे का इलेक्शन जो हुआ था वो उनके खुद की कम्युनिटीज द्वारा हुआ था। खुद की कम्युनिटीज का मतलब ये है कि हिंदू को हिंदू वोट दे रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम दे रहा है, सिख को सिख दे रहा है, इस तरह से। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वोटिंग मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो वोटिंग का मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का चुनाव कर सकता है, जैसे उसमें होता है ना सीरियल वाइज 1 2 3, कौन प्रायोरिटी पे रख रहा है, कौन सेकंड पे रख रहा है, कौन थर्ड पे। मतलब एक मेंबर कई लोगों का चुनाव कर सकता है, जिस तरह से प्राइम प्रेसिडेंट का होता है उस तरह से। मतलब मीन्स ऑफ यहाँ पे लिखा है मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, वोटिंग मेथड तो ये था, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के वो नॉमिनेटेड किए गए थे प्रिंसली स्टेट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज टू बी ए पार्सली इलेक्टेड पार्सली नॉमिनेटेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। दिस इज इम्पोर्टेंट, स्टार कर लीजिए कैसा था। तो मेंबर वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियली असेंबली। तो जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। तो इसमें क्वेश्चन शायद पूछा भी जाता है, शायद नहीं, हाँ ही पूछा जाता है सारे पीसीएस के क्वेश्चन में, छोटे मोटे एग्जाम्स में। और कभी कभी तो यूपीएससी का मूड घूम जाता है तो वो भी पूछ लेता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हुआ था, तो इनडायरेक्टली हुआ था। तो members were to be indirectly elected by the member of the provincial assembly। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी, एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीटें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 93 सीट कौन जीता था? प्रिंसली स्टेट को अलॉटेड हुई थी, लेकिन वो फील्ड नहीं हुई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उनको ये डर था कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाएगी तो इनका पूरा का पूरा राज्य जो करते हैं ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, इसलिए सारी सीटें अलॉटेड भी नहीं हुई थी, उतना इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। हाँ, इलेक्शन में किया था लेकिन सीटों में नहीं किया था। असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस। तो असेंबली जो थी वो कंप्राइज थी सभी सेक्शंस के लिए, चाहे वो इंडियन सोसाइटी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे एंग्लो इंडियंस हो, चाहे इंडियन क्रिश्चियंस हो, चाहे CST, सब वुमेन्स एंड ऑल सेक्शन, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जगह थी और सबने पार्टिसिपेट किया था, चाहे महिलाएं हो, चाहे CST, जितने भी नाम दिए गए सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो ये देख लेते हैं। तो असेंबली इंक्लूड्स ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज।
तो असेंबली में सभी पर्सनालिटीज ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। मतलब कुछ ही लोग ने, 2 लोगों ने नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सभी लोगों के ने पार्टिसिपेट किया था, केवल महात्मा गांधी और जिन्ना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 अटेंडेड बाय ओनली 221 मेंबर। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, उसमें केवल 211 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ना उसमें मुस्लिम आए थे, ना कुछ प्रिंसली स्टेट के आए थे, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे कि आपको पता है काफी लोगों ने इसका अम, विरोध वगैरह किया था। तो मुस्लिम लीग बायकॉटेड, तो लिखा है आपको, मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था इस मीटिंग को, और सिर्फ क्योंकि उन लोगों ने किसकी डिमांड की थी? सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी। मुस्लिम ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े ओल्डेस्ट मेंबर थे उसके सारे लोगों में, इसलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। टेम्पोररी, याद करिए, टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, परमानेंटली नहीं, क्योंकि बाद में बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये मतलब असेंबली फॉलोइंग बाय द फ्रेंच प्रैक्टिस की तरह इनको क्या किया गया था? ये बनाया गया था इनको प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और डॉक्टर सॉरी सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो टेम्पोररी नहीं थे, इलेक्टेड थे बाद में। एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव टू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव। तो 13 दिसंबर 1946 को मतलब हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव ही बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन लाए थे कौन? असेंबली में ये लाए थे जवाहरलाल नेहरू, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। उद्देश्य प्रस्ताव यहीं से आया है, प्रियम्बल। तो इसमें डिवाइड किया था, इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का फिलोसफी तैयार किया गया था, और फंडामेंटल्स। तो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, उन्होंने बात की थी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक की, मतलब जहां पर हमारा खुद का वर्चस्व हो, कोई बाहरी इंटरफेरेंस ना हो, हमारा खुद का प्रभुत्व हो। एंड टू ड्रा अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस if constitution independent sovereign republic and draw for the future governance to a constitutional territories Indian state। तो उन्होंने बात की थी कि हम इसका खाका तैयार कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बनाने के लिए, ताकि हमारे फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो फ्री होके काम करें, और सारे यूनियन टेरिटरी, मतलब जो भी बाहर से कोई भी अगर टेरिटरीज हमें इसमें मिलना चाहती है, कोई भी स्टेट्स, तो उसको टेरिटरीज में कन्वर्ट किया जाएगा। अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर आउटसाइड इंडिया एंड द स्टेट्स एज अदर टेरिटरीज। मतलब अगर कोई बाहर का यहाँ पर मतलब बाहर का जो स्टेट है वो आउटसाइड स्टेट है, और जो इसमें इंक्लूड होगा हमारे इंडिया में, उसको टेरिटरीज में कन्वर्ट किया जाएगा। और हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया यूनियन ऑफ ऑल देम। तो all power and authority of the sovereign independent India are derived from the people। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो all power होगा, अथॉरिटी, ऑल पावर, सब कुछ सॉवरेन इंडिपेंडेंट, जो कि सॉवरेन होगा और सारे इंडिया के पीपल में डिराइव्ड होगा। मतलब इंडिया के सारे पीपल, जैसे कि आपको पता है लोगों के द्वारा लोगों पर, जनता द्वारा जनता पर शासन, मतलब सारे पीपल का कंट्रीब्यूशन होगा, और उन्हीं के द्वारा ही सारे पावर्स गवर्न किए जाएंगे। गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो सारे पीपल को, हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी पीपल हैं, सबको इक्वल गारंटी प्रदान की जाएगी, चाहे वो जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो।
जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमको सारे राइट्स मिले हैं, जस्टिस का, सोशल जस्टिस का, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सारे राइट्स सारे गारंटीड सिक्योर करते हैं ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो एडिक्वेट सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, और सारे माइनॉरिटी के लिए एक सेफ गार्ड भी प्रदान करता है, ट्राइबल एरियाज के लिए, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, तो सबकी इंटीग्रिटी बनाए रखता है रिपब्लिक। इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, और हमारा खुद का एक सोवरेन राइट्स होगा हमारे लैंड पर, हमारे सी पर, हमारे ए पर, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। और हमको एक सिविलाइज्ड नेशन बनाना है और सारे जस्टिस प्रोवाइड कराने हैं सबको। ये बात की गई थी सब में, किसमें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, खाका जो तैयार किया था उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, एंशियंट लैंड अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये भी बात की थी कि हमारा जो इंडिया होगा या लैंड, हमारा जो वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन भी हमारा उतना ही होगा। और हम सारे सारे मैनकाइंड, मतलब जितने भी अच्छे काम होंगे पीस स्थापित करने में या वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ये सारी चीजें किसमें बात की गई थी, इसी में। ठीक है, तो इतना सारा है, अभी तो और भी है इस चैप्टर में जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें क्या आप प्रोग्रेस चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। वैसे तो मैंने पूरा एफर्ट्स डाला हुआ है, लेकिन आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए, और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पॉलिटी का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के पेपर को देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लेती हूँ। एम एन रॉय ने क्या किया था, एम एन रॉय आइडिया, सॉरी, एम एन रॉय ने क्या किया था। और दूसरा, 13 दिसंबर 1946 का, 46 क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था। और आपका है अगस्त, अगस्त ऑफवर्ड, ये कब आया था, और इसमें किस चीज की बात की गई थी। ये बस इतने ही क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। और और बाकी मैं बाद में पूछूंगी। और शायद पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पूछे थे, आपको आंसर नहीं देते हैं, तो देते रहिए आंसर, आगे बढ़ते रहिए। बिना रिवीजन और आंसर दिए तो कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।